Bismillahirrahmanirrahim. My name is Saddiq Ali and today I am again present with my new video. तो आज की इस वीडियो में मैं मौजूद हूँ जी संजवाल विलेज में मौजूद हूँ। तो आज आपको संजवाल विलेज की सैर करवाता हूँ जी। यहाँ पे कौन कौन सी फसलें उगाई जाती हैं, यहाँ पे कौन कौन सी एक्टिविटीज़ होती हैं और यहाँ की मेन पैदावार जौन सी है कौन सी है। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो का विदाउट वेस्टिंग अ टाइम। तो ये मेरे पीछे आप देख सकते हैं सारी ज़मीनें, सारी जो जितनी भी ज़मीनें हैं इन सब में मूंगफली की काश्त की गई है। यहाँ पे मूंगफली उगाई गई है। ये सर्दियों का आइटम है और यहाँ पे उगाया जाता है, मूंगफली उगाई जाती है। और ये देखिए ये एक टैब लगा हुआ है, पानी का टैब लगा हुआ है। ये लोगों ने लगाया था कि लोग यहाँ से पानी पिएंगे, लेकिन आई थिंक कोई चोर वगैरह या डकैत वगैरह आके इस टैब को तो बर्बाद कर दी है। अब ये बिल्कुल भी इस काबिल नहीं है कि इससे पानी पिया जाए। और ये मुझे 2 मशरूम्स मिली हैं। ये देखिए ये मशरूम ही लगती हैं, लेकिन अब पता नहीं ये ऑर्गेनिक मशरूम्स हैं भी कि नहीं हैं, लेकिन ये लग रही तो मुझे मशरूम है। तो चलिए, अगर आज मुझे यहाँ से मशरूम्स मिलती हैं, खुम्बियाँ मिलती हैं, तो वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। अगर मुझे यहाँ पे खुम्बियाँ नज़र आती हैं कहीं पे तो चलिए आगे चलते हैं और फाइंड करते हैं। अगर हमको यहाँ पे मशरूम्स मिल जाती हैं तो वो आँखों की सेहत के लिए, दिमाग की सेहत के लिए और आपके जिस्म के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होती हैं। अगर मिलती हैं तो ज़रूर मैं उनको लूँगा और फिर इंशाल्लाह तो यहाँ पे मुझे ये सेथा नज़र आ रहा है जी। सेथे में काफ़ी सारा पानी इकट्ठा हो गया है। तो चलते हैं जी। तो फ्रेंड्स, ये जौन सी जगह है ना, ये सेथा है। जब बारिश का पानी ज़्यादा होता है तो यहाँ से एक रेला गुजरता है पानी का और इस सारी जगह पे पानी इकट्ठा हो जाता है। अभी मेरे नीचे आप देख सकते हैं ये रेत है, ये फ्री ऑफ कास्ट है। अगर आपको अपने घर के लिए रेत वगैरह ज़रूरत है तो आप यहाँ से ले सकते हैं, जो कि फ्री ऑफ कास्ट है इस इलाके में, क्योंकि ये रेतला इलाका है। तो चलिए ऊपर चलते हैं। तो ये देखिए जी, माशाल्लाह से दरख्त की घनी छाँव है। और ये दरख्त है जी, हम तो उसे मसवाक का दरख्त कहते हैं, पता नहीं अब इसका ऑर्गेनिक नाम क्या है। और ये आई थिंक किक्कर की नस्ल से ताल्लुक़ रखता है, क्योंकि इसके साथ भी फलियां और किक्कर के दरख्त के साथ भी इस तरह की फलियां होती हैं। ये देखिए, किक्कर के दरख्त के साथ भी इस तरह की फलियां होती हैं और इसके साथ भी सेम इसी तरह की फलियां हैं। तो ये आई थिंक मसवाक का दरख्त है। तो माशाल्लाह से ये देखिए जी, ये खूबसूरत दरख्त है जो कि मसवाक का दरख्त है। आई थिंक ये किक्कर की एक नस्ल से ताल्लुक़ रखता है। सेम एज किक्कर की तरह इसके साथ भी कांटे भी हैं और इसके साथ भी फलियां भी हैं। और किक्कर की जो सी फलियां हैं वो अद्वियात में शामिल की जाती हैं। ख़ास तौर पर मर्दों के लिए उनसे अद्वियात बनाई जाती हैं, क्योंकि वो ठंडा होता है और जिस्म के जो सी दर्जा हरारत है उसमें थोड़ा टेम्परेचर उसका कम करता है। तो
तो ये देखिए, ये मेरे पीछे सारी ज़मीनें हैं और ये सारी जितनी भी ज़मीनें आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये सब की सब ज़मीनें जो सी हैं, इन पर मूंगफली काश्त की गई है। ये जितनी भी ज़मीनें मेरे पीछे हैं, इन सब में मूंगफली की काश्त की गई है। और ये देखिए, यहाँ पे ये जड़ी बूटियाँ वगैरह भी निकली हुई हैं। ये जो सा इलाका है, देखें सुनसान सा इलाका है, कोई यहाँ पे इतनी ज़्यादा आबादी नहीं है और बिल्कुल ही सुनसान सा इलाका है, देख सकते हैं आप। और बहुत कम आबादी है। जो जिस एरिए से मैं आया हूँ, चिश्ती मोहल्ला से, मोहल्ला चिश्ती, यहाँ से वहाँ पे आबादी काफ़ी ज़्यादा है। और इस इलाके में जो सी आबादी है बहुत ज़्यादा कम है। वो देखिए पीछे ट्रक वगैरह से स्प्रे किया जा रहा है मूंगफली की फ़सल को। मूंगफली की फ़सल को ट्रक से स्प्रे किया जा रहा है। अगर मैं यहाँ से जूम करता हूँ तो चलिए आगे चलते हैं और आपको और चीज़ों का विज़िट करवाता हूँ। ये देखिए जी, ये यहाँ पे पौधे हैं, ये झाड़ू के पौधे हैं। हम इसको झाड़ू के पौधे कहते हैं क्योंकि इन पौधों से हम झाड़ू बनाया करते थे जब हम छोटे होते थे। ये सब इनको इकट्ठा करते थे और इससे हम झाड़ू बनाया करते थे। ये जो सा पौधा है, तो चलिए आगे चलते हैं और जगहों का विज़िट करते हैं जी। तो यहाँ पे जितनी भी ज़मीनें हैं, यहाँ पे मूंगफली काश्त की गई है, लेकिन अभी तक मूंगफली जो सी है वो कच्ची है, ठीक तरीके से पक्की नहीं है। जैसे ही मूंगफली पकेगी तो फिर हम इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करेंगे मूंगफली की वीडियोस। अब ये देखिए, ये सारे खेत हैं और मूंगफली बिल्कुल ही कच्ची मूंगफली है यहाँ पे। अभी मैं आगे जाता हूँ तो करीब से आपको मूंगफली दिखाता हूँ। ये सारा एरिया संजवाल का एरिया है जी, संजवाल गांव है, रेतला गांव है। तो चलें आगे चलते हैं। तो एक और अहम बात आपके साथ शेयर करता चलूँ कि यहाँ पे कई तरह के दरख्त हैं जहाँ से आपको फ्री जोन सा है फ्रूट आप वहाँ से ले सकते हैं, जिसमें मलबेरी है, जूजूबी है, इसके अलावा फिग है। इनके दरख्त यहाँ पे लगे हुए हैं और यहाँ पे फ्री ऑफ कास्ट आप उनसे फ्रूट हासिल कर सकते हैं। सबसे पहले तो, और ये जो सी मूंगफली है ये भी फ्री होती है जब चुनाई मूंगफली की हो जाती है। और बाज़ ज़मीनों में तो चुनाई होने के बगैर भी आप फ्री ऑफ कास्ट यहाँ से मूंगफली चुन सकते हैं। और समटाइम्स चुनाई हो जाती है, फिर तो कोई भी आपको नहीं रोकता, मूंगफली आप फ्री ऑफ कास्ट चुन सकते हैं। तो इस टाइम मैं मूंगफली के खेतों में मौजूद हूँ। आबो हवा काफ़ी गर्म है। अगस्त का महीना आने लगा है, जुलाई का एंड चल रहा है और मैं यहाँ घूम रहा हूँ। तो चलिए आगे चलते हैं और आपको मज़ीद ज़मीनों का विज़िट करवाता हूँ जी।
ये देखिए, ये जितनी भी ज़मीनें हैं सब मूंगफली की ज़मीनें हैं। यहाँ पे मूंगफली काश्त की जाती है। तो पीछे तक आप देख सकते हैं जितनी ज़मीनें हैं, यहाँ पे आपको बड़ी बड़ी बिल्डिंगें नज़र आ रही हैं, वो अटक का इलाका है और वहाँ तक मूंगफली काश्त की जाती है। और इस साइड पे भी जितने इलाके हैं वहाँ पे मूंगफली की काश्त की जाती है। ये मैं आपको तो घुमा के दिखाता हूँ, ये जितने इलाके हैं। और पीछे जो आबादी आप देख रहे हैं वो सैंजवाल कैंट का इलाका है। असले की एक बड़ी फैक्ट्री है यहाँ पे। और ये देखिए जी, ये मेरे पीछे आप झाड़ी देख सकते हैं। इस झाड़ी पे सर्दियों में बेर लगते हैं। जैसे ही मूंगफली की चुनाई स्टार्ट होगी उसके एक मंथ बाद यहाँ पे जो उनसे बेर हैं वो पक जाएंगे। और ये जो उनसी चीज़ है, ये देखिए, ये पौधा आपको दिखाई दे रहा है, ये झाड़ू का पौधा है। ये छोटे छोटे इस तरह के इकट्ठे कर लेते थे हम बचपन में और इकट्ठा करके इससे झाड़ू बनाते थे, तो फ्री ऑफ कास्ट हमें झाड़ू पड़ जाता था। इसका ये जो उनसा बूरा है ऊपर, इसको छान लिया जाता है। बूरे को छानने के बाद इससे झाड़ू बनाया जाता है। तो चलिए, हमने भी एक झाड़ू तोड़ा है, लेकिन अभी हमारा झाड़ू बनाने का कोई भी इरादा नहीं है। तो उसके बाद हम आते हैं जी यहाँ पे, इस जगह पे जब हम आते हैं तो मेरे ऊपर आप देख सकते हैं ये किस चीज़ का पौधा है जी। ये पौधा है जूजूबी का। ये जूजूबी का पौधा है और इस पर जो फल लगता है वो सर्दियों के एंड में और गर्मियों के स्टार्ट पे लगता है, क्योंकि ये बड़ा पौधा और झाड़ीनुमा पौधों में सर्दियों में ही फल मौजूद होते हैं। यहाँ पे आपको छोटी छोटी छिपकलियाँ भी देखने को मिलेंगी, सांडे भी शायद देखने को मिल जाएं। तो आपने काफ़ी मोहतात रहना है। ये देखिए जी, किसी ने मूंगफली का पौधा तोड़ा है, लेकिन इसके साथ मूंगफली नहीं है, या फिर ये पौधा खुद ही सूख गया है। ये पौधा सूख गया है जी, इसके साथ मूंगफली फ़िलहाल नहीं है। जब यहाँ पे हाल मारा जाएगा तो तभी पता चलेगा कितनी मूंगफली है नीचे। फ़िलहाल तो कोई मूंगफली नहीं दिख रही। धूप काफ़ी तेज़ है जी। मोबाइल मेरा गर्म हो रहा है, मुझे कोई छाँव वाली जगह तलाश करनी होगी ताकि जो सी मोबाइल की हीट है इसको थोड़ा कम कर सकूं, क्योंकि मेरा मोबाइल जब हीट अप ज़्यादा हो जाए तो ये वीडियो बनाना छोड़ देता है। तो चलिए अपने सफ़र को जारी रखते हैं। अभी हम रेलवे ट्रैक के बिल्कुल करीब पहुंच आए हैं जी। रेलवे ट्रैक भी मैं आपको दिखाता हूँ। तो नीला आसमान मेरे ऊपर देख सकते हैं जी। तो अगर मूंगफली की मैं बात करूं तो मूंगफली जो सी ज़मीन में होती है इसको ग्राउंड नट कहते हैं, और जो मूंगफली ज़मीन से निकाल ली जाती है और उसके खोल से, शेल से भी उसको निकाल लिया जाता है, उसको पीनट कहते हैं। तो ये देखिए जी, कितना बड़ा खेत है मूंगफली का। और इसके पीछे आप देख सकते हैं माल्टों का भी खेत है जो कि सर्दियों में तैयार हो। माल्टों का ऑर्चर्ड भी मौजूद है जो सर्दियों में तैयार होंगे। तो फ़िलहाल तो मैं मौजूद हूँ जी मूंगफली के खेतों में। और ये मेरे पीछे देखिए जूजूबी का दरख्त है जी। जूजूबी, इंग्लिश में इसको जूजूबी कहते हैं और उर्दू में इसको बेर कहते हैं। और ये वो फल है जो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जब दुनिया में आए थे
तो जो पहला फल उन्होंने खाया था वो जूजूबी था, यानी कि बेर था। तो अच्छी बात है, अच्छा फल है, गरीबों के लिए एक तोहफ़ा है। काफ़ी सारा इसमें एनर्जी होती है, यानी कि गरीबों का सेब है। सेब बाज़ारों से काफ़ी महंगा मिलता है, जो कि गरीब लोग अफोर्ड नहीं कर सकते। तो अगर वो जूजू भी खाते हैं, यानी कि बेर खाते हैं, तो अपनी एनर्जी वगैरह को वो बूस्ट कर सकते हैं जूजू भी खा के। वो देखिए जी, मेरे पीछे स्प्रे हो रहा है जी, स्प्रे कर रहे हैं लोग अपनी फसलों को। कुछ ज़मीनें यहाँ पे ये देखिए अनफर्टाइल भी हैं। यहाँ पे कुछ लोगों ने मूँगफली काश्त नहीं की, शायद उनको टाइम नहीं मिला या कोई और वजह थी। तो लेकिन बहुत सारी ज़मीनें, एक आध ज़मीन ही आपको अनफर्टाइल या इस तरह की मिलेगी जहाँ पे मूँगफली काश्त नहीं की गई। बाकी सब ज़मीनों में मूँगफली काश्त की गई है। वो देखिए उस साइड पे अगर आप देखें तो यहाँ मकई की भी काश्त की गई है। तो हम किसी की फसल को नुकसान नहीं पहुँचाएंगे, बिल्कुल। मकई बिल्कुल तैयार है, लेकिन हमारा कोई इरादा नहीं है मेरा कि किसी की भी फसल को नुकसान पहुँचाऊँ। दैट्स वाई मैं सीधा जाऊँगा। ये देखिए जी, ये सारे जो उनसे खेत हैं, ये मूंगफली के खेत हैं। तो ये बिल्कुल वीरान सा इलाका है। यहाँ पे डकैती वगैरह, चोरी चकारी का काफ़ी ख़तरा हो सकता है। ये देखिए जी, कुछ मकई काट ली गई है और कुछ ये देखिए मेरे पीछे ये सारी मकई है जी। मकई की फसल जो सी है तैयार हो गई है। आई थिंक इन्होंने जानवरों के लिए लगाई है, छलियाँ बेचने के लिए नहीं लगाई। तो कुछ मकई जो सी है काट ली गई है और कुछ मकई जो सी है ये देखें मेरे पीछे बाकी है। ये सामने आई थिंक पानी का इंतज़ाम किया हुआ है इन्होंने। तो चलिए देखते हैं किस तरह का इंतज़ाम किया पानी का इन्होंने। ये देखिए जी, ये इन्होंने पानी का इंतज़ाम किया है, लेकिन यहाँ पे भी फ़िलहाल मुझे पानी नज़र नहीं आ रहा। ये थोड़ा सा पानी है, ये भी आई थिंक बारिश का है। और यहाँ पे मेंढक के बच्चे हैं। ये देखिए, ये सारे मेंढक के बच्चे इसमें पाल रहे हैं। तो चलिए आगे चलते हैं जी। मेंढक के बच्चे तो आपने देख लिए, अब आगे चलते हैं और चीज़ें आपको दिखाता हूँ। ये देखिए जी, ये सारी मकई है। तो मैं पटरी के काफ़ी करीब आ गया हूँ। पटरी के बारे में भी आपसे इंफॉर्मेशन शेयर करता हूँ। अच्छा, मूंगफली की जो सी काश्त है ना, वो की जाती है जी आई थिंक फरवरी में, मार्च में, अप्रैल में, इस तरह से मूंगफली की काश्त की जाती है। और मूंगफली की जो सी चुनाई होती है ना, वो होती है जी जब तैयार हो जाती है मूंगफली। काफ़ी सारी मूंगफली अक्टूबर में तैयार हो जाती है या नवंबर में हो जाती है। नवंबर में तो बिल्कुल रेडी होती है और दिसंबर में तो सारी ज़मीनों में मूंगफली रेडी हो जाती है और हल वगैरह लोग मारना शुरू कर देते हैं, हल वगैरह फेरना शुरू कर देते हैं ज़मीनों पे। और फिर मूंगफली
जो पौधे के साथ रह जाती है वो तो किसान ले जाते हैं, और मशीन की मदद से, जो मशीन होती है जैसे गंदम की मशीन होती है, वो खोशे अलग करती है, उनका भूसा बना के साइड पे कर देती है और गंदम को अलहदा कर देती है। इसी तरह से मशीन होती है मूंगफली की, जो कि मूंगफली को अलहदा कर देती है और उसके पौधों को अलहदा कर देती है। तो चलिए जी, यहाँ थोड़ी घनी छाँव है, यहाँ पे थोड़ा रेस्ट करते हैं, आपको इन्फॉर्मेशन देता हूँ और फिर आगे चलते हैं। तो ये देखिए जी, मेरे पीछे सारी माशाल्लाह से दरख्तों की घनी छाँव है जी, जो काफ़ी अच्छी लग रही है। और यहाँ पे ये कौवों का घोंसला भी मौजूद है, अगर आपको दिखता है तो ये देखिए। अगर मैंने इनके घोंसले को छेड़ा तो इन्होंने मेरे पीछे पड़ जाना है। आपको पता तो है कौवे कैसे पीछे पड़ते हैं, इसलिए मैं इनके घोंसले को बिल्कुल भी नहीं छेड़ूंगा, आगे बढ़ूंगा। और ये मेरे पीछे आप देख सकते हैं रेलवे ट्रैक है। अच्छा, सबसे पहले मैं आपको रेलवे ट्रैक के बारे में बताता हूँ। ये जो सा रेलवे ट्रैक है ये अंग्रेज़ों के ज़माने का है। अभी मैं आपको नीचे टनल भी बताता हूँ। जब यहाँ पे अंग्रेज़ हुआ करते थे उस टाइम इस इलाके का नाम था कैमलपुर। इस इलाके को कैमलपुर कहा जाता था क्योंकि यहाँ ऊँट बहुत ज़्यादा होते थे, लोग ऊँट बहुत ज़्यादा रखते थे। अभी भी काफ़ी सारे आपको ऊँट यहाँ पे देखने को मिलते हैं, लेकिन अब वो तादाद नहीं रही। लेकिन जब अंग्रेज़ों का दौर हुआ करता था, यहाँ पे अंग्रेज़, हिंदू, मुसलमान सब इकट्ठे बसा करते थे, तो उस टाइम पे इस इलाके को कैमलपुर कहा जाता था और ये पटरी उसी दौर में बनाई गई थी। और आप देख सकते हैं इस पटरी की खूबसूरती और मजबूती। फिर इसमें रिनोवेशन करके इसमें चेंजेस वगैरह की गई, लेकिन अभी भी जो सी ट्रेनें हैं पाकिस्तान की, वो आप देखें तो अंग्रेज़ों की ज़माने की है, उसमें कोई रिनोवेशन और चेंजेस नहीं गई। हाँ, थोड़ी बिज़नेस ट्रेन में थोड़ी चेंजेस की गई हैं, वो खूबसूरत लगती है देखने में, लेकिन जो सी पाकिस्तान की ट्रेनें हैं वो बिल्कुल अंग्रेज़ों के दौर की हैं और काफ़ी स्लो सफ़र भी तय करती हैं और बीच में इतनी ज़्यादा सहूलियात भी नहीं हैं। और ट्रेन की लुक आप देखेंगे तो इतनी प्यारी नहीं है। लेकिन अगर बात की जाए मेट्रो बस की या फिर मेट्रो ट्रेन की, तो वो माशाल्लाह से काफ़ी खूबसूरत हैं। जो कि मेट्रो ट्रेन तो लाहौर में चलती है, और भी कई इलाकों में शायद चलती हो, लेकिन लाहौर में चलती है मेट्रो ट्रेन। और मेट्रो बस की बात की जाए तो मेट्रो बस चलती है जी रावलपिंडी में चलती है, और इसके अलावा आई थिंक लाहौर में भी मेट्रो बस चलती है। और इसके अलावा रावलपिंडी में ग्रीन बस चलती है, ऑरेंज बस चलती है, ब्लू बस चलती है, और इसके अलावा और भी बहुत सारी बसें चलती हैं, जिनमें से कुछ जाती हैं जी हर किसी का अपना रूट है। कुछ जाती हैं इमाम बरी को, उसके ऊपर एक स्क्रिप्ट लिखी होती है जो कि डिजिटल तौर पे आगे पीछे हो रही होती है, तो वहाँ पे लिखा होता है कि ये बस किस रूट पे जाएगी। फॉर एग्ज़ाम्पल दामने को जाएगी, फॉर एग्ज़ाम्पल बरी इमाम जाएगी या फैसल मॉस्क जाएगी, तो उनके अपने अपने रूट होते हैं। तो वो आप ऊपर उनके लिखा होता है, डिजिटली चल रहा होता है, एक स्क्रिप्ट चल रही होती है, तो उसको आप पढ़ के उसमें बैठ सकते हैं। तो अच्छा, फिर बहुत सारे इलाकों को वो बसें जाती हैं। तो फिर ब्लू बस भी होती है, ग्रीन बस भी होती है, लेकिन ज़्यादातर वहाँ पे ग्रीन बस चलती है। अभी यहाँ भी ग्रीन बस चल पड़ी है अटक के इलाके में, और अभी यहाँ नज़दीक के इलाकों में ही जाती है। अटक खुर्द जाती है, इसके अलावा हटियाँ कामरा भी शायद जाती है, और हज़रों भी जाती है, और यहाँ से अटक भी जाती है। और किराया बहुत मुनासिब है, जो उनसे ओल्ड पर्सनस हैं उनके लिए फ़्री है बिल्कुल। 60 साल से जिसकी उम्र ज़्यादा है, लड़कियों के लिए भी आई थिंक फ़्री है, और जो उनसे यंग अफराद हैं, यंग लड़के हैं, उनका टिकट आई थिंक 20 रुपये है या 50 रुपये है, मुझे नहीं पता, लेकिन ओल्ड मैंस के लिए वो फ्री है। लेकिन मसला ये है कि ट्रांसपोर्ट तो फ्री कर दी है, लेकिन पेट्रोल की कीमतें अभी भी ज़्यादा हैं, और सब्ज़ी की कीमत में भी काफ़ी सारा इजाफ़ा हुआ है। तो ये बड़े मसाइल हैं यहाँ पे। तो एक चीज़ सस्ती होती है, दूसरी महंगी होती है, दूसरी सस्ती होती है, तीसरी महंगी हो जाती है। तो यहाँ पे ये बड़े मसाइल हैं जी। अच्छा, मूंगफली की मैं बात कर रहा था, तो ये मार्च अप्रैल में
इसकी काश्त की जाती है यहाँ पे, और फिर नवंबर और दिसंबर में मूंगफली को यहाँ से निकाल लिया जाता है। नवंबर और दिसंबर में मूंगफली को हल मार के निकाल दिया जाता है। तो जब मूंगफली को निकाला जाता है तो पौधों के साथ जो मूंगफली रह जाती है उसको थ्रेशर की मदद से, या फिर आप कह सकते हैं कटिंग मशीन की मदद से, उसका जो सा फल है उसको अलहदा कर लिया जाता है, और जो सा भूसा बचता है वो अलहदा कर देती है, और जो फल है वो अलहदा हो जाता है। लेकिन आपको एक बात मज़े की बताऊं, जो मूंगफली पौधे के साथ आती है ना वो इतनी मज़ेदार नहीं होती, लेकिन जो ज़मीन में रह जाती है जब थ्रेशर मारा जाता है तो जो मूंगफली ज़मीन में रह जाती है वो ज़्यादा मज़ेदार होती है, वो ज़्यादा मोटी होती है, ज़्यादा खुश्क होती है, वो ज़्यादा आपको फ़ायदा देती है। लेकिन जो मूँगफली थ्रेशर के साथ, ये जो हल चलाया जाता है, हल के साथ निकलती है, वो ज़्यादातर कच्ची होती है और उसको सुखाने में भी काफ़ी टाइम लगता है। और इसके अलावा अगर उसको सुखाया जब जाता है तो उसमें काफ़ी सारी जो सी मूँगफलियाँ होती हैं काफ़ी छोटी छोटी होती हैं, जिनको बाद में शायद अलहदा किया जाता है, और कुछ बड़ी मूँगफलियाँ होती हैं। तो जो बाकी बच जाती है मूँगफली उसको बाद में चुना जाता है। लोग कई इलाकों से आते हैं और उस मूँगफली को चुनते हैं, और कुछ ज़मीनों में क्या होता है, आपसे आधी मूंगफलियाँ ले ली जाती हैं जहाँ पे चुनाई नहीं हुई होती, उस ज़मीन से आपसे आधी मूंगफलियाँ ले ली जाती हैं और आधी आप रख लेते हैं। लेकिन जहाँ पे चुनाई हो गया वहाँ फ्री ऑफ कास्ट मूंगफली चुनते हैं, और फिर जब हाल मारे जाते हैं तो उसके साथ भी बहुत सारी मूंगफली बाहर आती है, तो वो भी काफ़ी आसान होता है चुनने में। वैसे तो आपको डिगिंग करके खुरपे की मदद से, बेलचे की मदद से, कैई की मदद से मूँगफली निकालनी पड़ती है, लेकिन जब हाल फेरा जाता है तो सारी मूंगफली ऊपर आ जाती है, तो बस आपको सिर्फ चुननी पड़ती है, आपको कैंया मार के, बेलचा मार के निकालनी नहीं पड़ती। तो ये बड़ा एडवांटेज होता है जहाँ हाल फेरने के बाद। तो फिर इस मूंगफली को बेचा जाता है कई इलाकों में जाके, लाहौर, इस्लामाबाद में तो आई थिंक वहाँ पे एक इलाका है गुजर खान की मूंगफली भी काफ़ी मशहूर है। वो ज़्यादातर इस्लामाबाद वगैरह में सप्लाई की जाती है, और उसका साइज़ काफ़ी मोटा होता है और बड़ा होता है, और उसका रेट भी शायद थोड़ा सा ज़्यादा होता है इस मूंगफली से। लेकिन टेस्ट की बात की जाए तो वो मूंगफली इतनी टेस्टी नहीं होती। उसका जो उनसा खोल है, उसका जो उनसा वो उसका जो उनसी साइज़ है वो साइज़ में बड़ी होती है, लेकिन साइज़ में बड़े होने के बावजूद उसका इतना टेस्ट नहीं होता। लेकिन ये जो उनसी मूंगफली है, अटक की मूंगफली, ये साइज़ में थोड़ी छोटी होती है लेकिन इसका काफ़ी ज़्यादा टेस्ट होता है, आपको काफ़ी टेस्टी लगती है। तो ये मूंगफली जब निकलेगी यहाँ से, लोग चुनाई करेंगे, तब भी मैं आप एक वीडियो ज़रूर इंशाल्लाह बनाऊंगा और आपको दिखाऊंगा कि ये मूंगफली को कैसे चुना जाता है। वैसे तो मैंने पहले पिछली सर्दियों में भी एक वीडियो बनाई थी, लेकिन अगर आपने नहीं देखी तो इंशाल्लाह इन सर्दियों में भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा जो आपके साथ मैं ज़रूर शेयर करूंगा। तो ये सिचुएशन है जी यहाँ पे। तो ये सारी घनी छाव थी, तो मैंने कहा बैठा और आपके साथ थोड़ी इन्फॉर्मेशन शेयर करूं। अच्छा, पटड़ी की इन्फॉर्मेशन को आगे बढ़ाते हैं। अच्छा, ये पटड़ी जो सी है, जब आप मेरे पिछली साइड देख सकते हैं, पीछे की तरफ इस साइड जब आप जाते हैं तो यहाँ पे जो स्टेशन आपको मिलते हैं, जिनमें आता है जी, सबसे पहले यहाँ पे आता है संजवाल कैंट का स्टेशन। संजवाल कैंट के स्टेशन की बात की जाए तो संजवाल कैंट का जो सा स्टेशन होता है वो क्लोज़ हो गया है, वहाँ पे ट्रेन बहुत कम रुकती है। वहाँ पे भी स्टाफ वगैरह है, काम करता है, लेकिन ट्रेन बहुत कम रुकती है। बाज़ का जब क्रॉस डलना होता है एक ट्रेन का दूसरी ट्रेन के साथ, तो वहाँ पे स्टे करती है। इसके अलावा बहुत कम स्टे करती हैं ट्रेनें उस स्टेशन पे। फिर उसके बाद आता है लारनसपुर का स्टेशन, वहाँ पे बाकायदा ट्रेन स्टे करती है, वो बड़ा स्टेशन है। और संजवाल कैंट का स्टेशन थोड़ा छोटा है, इसलिए यहाँ पर ट्रेन अब स्टे इतना नहीं करती। शायद कोई करती भी हो, लेकिन जो ज़्यादातर मैंने देखा है ट्रेन यहाँ पे स्टे नहीं करती अगर क्रॉस ना डलना हो तो। लारनसपुर के स्टेशन पर स्टे करती है ट्रेन। लारनसपुर से आगे जाते हैं तो फिर हसन अब्दाल का स्टेशन आता है, वहाँ पे भी यहाँ पे जो ट्रेनें चलती हैं, जाफ़र एक्सप्रेस चलती है, रहमान बाबा चलती है, इसके अलावा और भी बहुत सारी चलती हैं जिनके मेरे जहन में भी फ़िलहाल नाम नहीं आ रहे। तो रहमान बाबा एक्सप्रेस जो सी है वो तो हसन अब्दाल के स्टेशन पे नहीं रुकती, लेकिन जो सी जाफ़र एक्सप्रेस है वो
तकरीबन हर स्टेशन पे रुकती है, बड़े स्टेशन पे। तो वो हसन अब्दाल के स्टेशन पे भी ही रुकती है। फिर हसन अब्दाल का स्टेशन जब ख़त्म होता है, जाफ़र एक्सप्रेस डायरेक्ट जाके टेक्सला के स्टेशन पे रुकती है। वो ना सॉरी जाफ़र एक्सप्रेस नहीं, रहमान बाबा एक्सप्रेस डायरेक्ट जाके टेक्सला के स्टेशन पे रुकती है। हसन अब्दाल के स्टेशन पे भी नहीं रुकती, लारनसपुर के भी स्टेशन पर नहीं रुकती, और इसके अलावा संजवाल कैंट के स्टेशन पर भी जाफ़र एक्सप्रेस नहीं रुकती। रहमान बाबा एक्सप्रेस नहीं रुकती, और जाफ़र एक्सप्रेस इन तमाम स्टेशन पे रुकती है सिवाय संजवाल के स्टेशन के। तो इनका किराया काफ़ी मुनासिब होता है। जाफ़र एक्सप्रेस अगर रुकती है सब स्टेशन पे, लेकिन उसका किराया बहुत कम होता है, 160 180 में आप रावलपिंडी इस्लामाबाद पहुंच सकते हैं। और वह रात को एक ट्रेन जाती है 8 बजे के करीब, उसका किराया 100 रुपये होता है, और 100 रुपये में आप रावलपिंडी पहुंच जाते हैं। वैसे आप बाइक पे जाएँ तो आपका 600 रुपया लग जाता है, 700 लग जाता है, लेकिन यहाँ से आप 100 रुपये में रावलपिंडी पहुँच जाते हैं। लेकिन अगर आप वैसे जाते हैं, लोकल जाते हैं, तो 1000 रुपये कहीं भी नहीं गए आपके। यानी कि ट्रेन के अलावा जो उनसी लोकल गाड़ियाँ जाती हैं मंडी मोड़ तक, आपके 300 से 400 रुपये लग जाते हैं, या 500 लग जाते हैं, इतने लग ही जाते हैं। फिर आगे आपको सदर जाना पड़ती है, डायरेक्ट आपको सदर उतारती है। तो अगर मंडी मोड़ जाना है तो फिर लोकल ठीक है, क्योंकि वो जो उनसी गाड़ियाँ हैं वो डायरेक्ट मंडी मोड़ जाती हैं, और ये जो उनसी गाड़ियाँ ये सदर जाती हैं। लेकिन अगर आप लोकल से भी सदर जाना चाहते हैं तो फिर आपको क्या करना है पड़ेगा, पीर वदाई मोड़ पे उतर जाना है, वहाँ से आपने गाड़ी लेनी है और डायरेक्ट आप कोई वो सदर ले जाएगी। तो कौवे आ गए हैं जी। अच्छा, ये फिर क्या करते हैं जी, हसन अब्दाल से आगे फिर ये जाती है टेक्सला, टेक्सला से आगे फिर स्टेशन आता है जी संगजानी स्टेशन आता है। संगजानी से आगे एक और स्टेशन आता है जी गोलड़ा शरीफ का स्टेशन आता है। तो गोलड़ा शरीफ से आगे रावलपिंडी का स्टेशन आ जाता है। रावलपिंडी से आगे फिर आता है गुजर खान का स्टेशन। गुजर खान से आगे फिर आता है जी जेहलम का स्टेशन आ जाता है। जेहलम के बाद आता है जी लाहौर आ जाता है, और इसके अलावा और भी बहुत सारे स्टेशन आते हैं। गुजर खान आ जाता है, लाहौर आ जाता है, और लाहौर से आगे फिर फैसलाबाद को भी टर्न लेके गाड़ी चली जाती है। इसके अलावा कराची भी जाती है। तो बहुत दूर दूर की गाड़ी जाती है। इस साइड अगर हम जाते हैं तो ये जो सी मेरे पिछली साइड है, मेरी बैक साइड आप देख रहे हैं, इस साइड पे अगर हम जाते हैं। लेकिन अगर आप ये मेरी फ्रंट साइड देख रहे हैं, अगर इस साइड पे जब गाड़ी जाती है तो इस साइड पे सबसे पहले अटक का स्टेशन आता है। अटक स्टेशन पे रुकती है। उससे आगे फिर आ जाता है जी अटक खुर्द का स्टेशन, जो कि काफ़ी खूबसूरत जगह है। अटक दरिया वहाँ से बह रहा है, खूबसूरत पहाड़ हैं, खूबसूरत वादियाँ हैं। तो वहाँ पे बड़ा मज़ा आता है जब अटक यहाँ से ट्रेन जाती है वहाँ पे। और वहाँ पे ग्रीन बस भी जाती है लोगों को टूर वगैरह करवाने के लिए। तो एक स्पेशल बस भी बनी है यहाँ पे, जो कि अटक खुर्द का टूर करवाने के लिए बनी है। अटक खुर्द लेके जाती है, वहाँ का टूर करवाती है, और उसका 3 से 4 से 5 हज़ार रुपये आई थिंक टिकट है, और खाना पीना सब कुछ फ्री देती है। तो वो भी बनी है ट्रेन, वो भी आपको अटक खुर्द की सैर करवाती है। लेकिन ये भी अटक खुर्द जाती है अगर आपने विज़िट करना हो। लेकिन इसका किराया काफ़ी मुनासिब होता है, अगर इसके ज़रिए आप जाए तो अटक खुर्द जा सकते हैं। अटक खुर्द से आगे फिर ये पेशावर जाती है, और भी कई इलाकों, मर्दान शायद जाती हो, मुझे नहीं पता, लेकिन पेशावर ज़रूर जाती है, पेशावर के इलाकों में जाती है। और पेशावर में भी आजकल ये मेट्रो ट्रेन चल पड़ी है। तो ये काफ़ी एडवांटेज है पेशावर के लोगों के लिए, और उन लोगों के लिए जो पेशावर जाते हैं उनका काम वगैरह करने और कुछ एक्टिविटीज़ करने, तो उन लोगों के लिए भी ये काफ़ी ज़रूरी है। तो काफ़ी गर्मी है जी, तो मैंने आपसे इस ट्रैक की इन्फॉर्मेशन भी शेयर की है। इसके अलावा मैंने आपसे मूंगफली की इन्फॉर्मेशन भी शेयर की है। और ये मेरे पीछे आप दरख्त देख रहे हैं, इसको यहाँ पे सफ़ेदे का दरख्त कहा जाता है, और ये सदाबहार पौधों में इसका शुमार होता है। इसके पत्ते जब भी आप देखेंगे हरे ही देखेंगे, ये खुश्क नहीं होता दरख्त, ये हमेशा सदाबहार रहता है, छाँव दिए रखता है। बहुत प्यारा पौधा है माशाल्लाह से, तना भी काफ़ी मज़बूत होता है और लंबी उम्र का पौधा होता है। अभी ये देखिए मेरे पीछे कितने ज़्यादा पौधे हैं, कितने लोग इन पौधों के बीच में रह के फोत हो गए होंगे, लेकिन ये पौधे अभी भी यहाँ मौजूद हैं। शायद मेरी ज़िंदगी
के बाद भी ये पौधे मौजूद रहें कई सौ साल तक, और शायद क़यामत तक भी ज़िंदा रहें। ऐसा भी हो सकता है अगर इनको कोई नुकसान यहाँ पे नहीं पहुँचाता तो अल्लाह ताला हमें ईमान पर मौत दे, आमीन सुम आमीन, और गुनाहों से बचाए, हमारी इज़्ज़त रखे। अल्लाह ताला हमें जन्नत में जगह दे। हम तो काफ़ी गुनहगार हैं, लेकिन अल्लाह से यही तवक्को करते हैं, उसकी रहमत को देख के यही तवक्को करते हैं कि अल्लाह पाक हमारी रोज़ी में, हर चीज़ में बरकत फरमाए, हमारे गुनाहों को ना देखे और हमें जन्नत फिरदौस में आला मकाम दे। तमाम मरने वालों को हमें, क्योंकि उसकी रहमतों पे हम भरोसा करते हैं। हमारे गुनाहों को देखे तो हम तो वाकई हकदार हैं सज़ा के। तो ये देखिए जी, ये एक पिट सा बन चुका है, एक पिट बन गया है। ये बना है जी बारिश के पानी की वजह से। ये जो पिट है बन चुका है, एक गड़ा सा बन गया है बारिश के पानी की वजह से। तो ये बहुत पुरानी जगह है, यहाँ पे कोई किसी किस्म की कंस्ट्रक्शन वगैरह नहीं है, तो इस तरह के पिट और गड़े वगैरह यहाँ पे बनते रहते हैं। और ये देखिए जी, आपको दिखाता हूँ एक जगह, यहाँ पे बारिश का पानी खड़ा होता है जी। ये देखिए जी, लोग यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे अपनी जो से मुर्दा गाय भैंस कोई मर गई तो यहाँ के फेंक जाते हैं, घोड़े मर गए यहाँ के फेंक जाते हैं। कितना गंदी जगह है, गंदी जगह ही है किस्म की, लेकिन अभी फ़िलहाल तो यहाँ कोई भी गंद नहीं है। बारिश के पानी ने सब कुछ साफ़ कर दिया है, तो आपको हर जगह रेत ही नज़र आ रही होगी। और ये मेरे पीछे आप देख सकते हैं जी, ये पत्थर हैं बड़े बड़े, ये बिल्कुल फ्री हैं, किसी को ज़रूरत हो या फिर ये किसी ने यहाँ पे फेंके हैं, क्योंकि यहाँ तो सारी रेत है किसी वजह के लिए। और ये देखिए, ये भी एक पिट बन गया है जी। ये देखिए, ये भी एक पिट सा बन गया है बारिश की वजह से, बारिश के पानी की वजह से ये पिट भी एक बन गया है। तो यहाँ से ही हम गुज़रते हैं, आगे चलते हैं, इस टनल का विज़िट आपको कराते हैं। बिस्मिल्लाह। तो ये देखिए जी, ये आर्किटेक्चर देखिए जी, अंग्रेज़ों के दौर का। ईंटें देखें, ये देखिए उस दौर में कैसी ईंटें लगाई गई थी, किस किस्म की ईंटें हुआ करती थी। और बीच में जो सा फिलिंग की गई है वो भी कोई रेड मटेरियल से की गई है। सीमेंट भी लगाया है, लेकिन ऊपर रेड मटेरियल भी लगाया है, तो काफ़ी खूबसूरत लगता है देखने में। ये देखिए ईंटों का कलर देखिए, आजकल तो इस तरह की ईंटें हैं, लेकिन ये जो सी ईंटें, ये स्पेशल कोई किसी किस्म की ईंटें यूज़ की गई थी। और ये देखिए जी, ये आर्किटेक्चर देखिए इस टनल का। ये देखिए माशाल्लाह से आप इस टनल का आर्किटेक्चर देख सकते हैं, कितना खूबसूरत आर्किटेक्चर से ये बनाए गए थे। ये अंग्रेज़ों के दौर में बनाई गई थी, तो फ़िलहाल तो ये मुसलमानों के हिस्से में आई थी। जब इन दो कौमी नज़रिया की बुनियाद रखी गई, यानी कि दो कौमी नज़रिया क्या था, दो कौमी नज़रिया ये था कि कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा था कि ये जो सा हिंदुस्तान है, इसमें दो कौमें बसती हैं, एक मुसलमान और एक हिंदू, और इनके मज़हब चेंज हैं, दोनों के जो से मज़हब हैं बिल्कुल अलग हैं, चेंज हैं, इनकी मजहबी रसूमात चेंज हैं, इसके अलावा इनका रहन सहन चेंज है, हर चीज़ इनकी चेंज है। तो ये दो जो सी कौमें हैं ये इकट्ठी नहीं रह सकती, ये आपस में लड़ेंगी, फितना व फसाद करेंगी, एक दूसरे को मारेंगी, कत्ल व गारत करेंगी। तो ये जो सी कौमें हैं ये इकट्ठी नहीं रह सकती। वैसे भी आप देख सकते हैं, हिंदू जो से हैं गाय का पेशाब पीते हैं, इसके अलावा गाय को वो मुक़द्दस जानते हैं, उसको ज़बह नहीं करते। लेकिन मुसलमान क्या गाय को ज़बह करते हैं, उसका पेशाब नहीं पीते बल्कि उसका दूध पीते हैं। तो इसी तरह की और भी रस्में, हिंदू बुतों की पूजा करते हैं, मुसलमान अल्लाह की पूजा करते हैं। तो इस तरह की बहुत सारी डिफरेंसेस थे, बहुत सारी चीज़ें थी जिसको कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने देखा और बाद में कहा
दो कौमी नज़रिया की बुनियाद रखी कि ये दो कौमें जो सी हैं इकट्ठी नहीं रह सकती, इन दो कौमों को इकट्ठा रहना, आग और पानी को इकट्ठा रखना है बिल्कुल मुश्किल है, काफ़ी मुश्किल है। तो इस वजह से एक करारदाद पेश हुई और ये मुल्क पाकिस्तान बना। और जब पाकिस्तान बना तो बहुत सारे लोगों को सिखों ने, हिंदुओं ने कत्ल कर दिया था रास्ते में ही, और जो बच्चे वो इधर आ गए थे। तो अभी आप पाकिस्तान के हालात देख सकते हैं, फिर मुझे उसी तरफ जाते नज़र आ रहे हैं। तो हर चीज़ यहाँ पे आम है, सूद यहाँ पे लिया जाता है, फिर भी पूजा तो अंग्रेज़ों की जाती है और हिंदुओं की जाती है। चोरियाँ चकारियाँ सूद हर गुनाह यहाँ पे होता है, हर उनका कल्चर अपनाया जाता है। लेकिन चलें, कुछ कल्चर, कुछ लोग अच्छे भी हैं जो अपने कल्चर पर ध्यान देते हैं। तो ये देखिए जी, ये टनल है जो अंग्रेज़ों के दौर में बनाई गई थी और बहुत खूबसूरत टनल है जी। जब आप इस टनल के अंदर इंटर होते हैं तो आपको गर्मी का एहसास बिल्कुल भी नहीं होता, जैसे लगता है पंखा लगा हुआ है, वहाँ से ठंडी हवा ट्रांसफ़र होती है, यहाँ से आती है और यहाँ से बाहर चली जाती है। तो ये देखिए जिसके ऊपर राइटिंग आप देख सकते हैं, ये किसी ने लिखा होगा, शायद वो इस दुनिया में होगा भी कि नहीं होगा। ये देखिए 1997 में किसी ने यहाँ पे कुछ लिखा था। उस टाइम मेरी एज जो थी 2 साल थी शायद, या कितने साल थी, उस टाइम लिखा था वो। अब बंदा पता नहीं इस दुनिया में है भी कि नहीं। ये देखिए यहाँ भी कुछ राइटिंग हुई है, कुछ लिखा हुआ है, कुछ तहरीरें लिखी हुई हैं। अज़ीज़ और रहमान 1997 20/11/1997 में यहाँ पे अज़ीज़ और रहमान साहब ने नाम लिखा था। और अभी पता नहीं अज़ीज़ और रहमान साहब कहाँ पर होंगे, आई डोंट नो। उस टाइम तो मैं बहुत छोटा सा था, चल भी नहीं सकता हूँ। तो ये देखिए जी मुमताज़ लिखा हुआ है, ये उसी टाइम के लिखे हुए हैं जी नाम। और ये देखिए अभी तक ये जो सी टनल है बिल्कुल महफूज है, शायद सदी भी गुजर गई है इस टनल को। अगर हम इस साइड पे आते हैं तो यहाँ पे आपको खूबसूरत रेत देखने को मिलती है। जब इसके ऊपर आप जूते उतार के पाँव रखते हैं तो आपको काफ़ी ठंडक महसूस होती है, क्योंकि बारिश भी हुई है, रेत गीली है और छाँव की वजह से काफ़ी ठंडी भी है। तो ये टनल है जी, और से देखिए इस टनल को। देखिए कितनी रोशनी आ रही है, यहाँ से देखिए, यहाँ से फिर आगे मूँगफली वगैरह की ज़मीनें शुरू हो जाती हैं। आगे भी चलते हैं और आपको और ज़मीनों को विजिट करवाता हूँ। फिलहाल यहाँ थोड़ा रेस्ट करते हैं और आपके साथ थोड़ी और इन्फॉर्मेशन शेयर करता हूँ। तो अच्छा, ये जो उनसी कंस्ट्रक्शन की जाती है ख़ास तौर पर जो उनसे डेवलप कंट्रीज़ हैं, ख़ास तौर पर जो उनसी डेवलप कंट्रीज़ हैं, उनमें जब कंस्ट्रक्शन की जाती है तो काफ़ी सारी एहतियाती तदबीर अपनाई जाती हैं आजकल। पहले ऐसा नहीं होता था, लेकिन आजकल काफ़ी एहतियाती तदबीर अपनाई जाती है। पाकिस्तान में तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो उस बारे में मैं आपको थोड़ी इन्फॉर्मेशन देता हूँ कि हर जो सा बंदा होता है, फॉर एग्ज़ाम्पल इलेक्ट्रीशियन है, वेल्डर है, इसके अलावा सेफ्टी ऑफिसर है, लेबर है, फीमेल स्टाफ है। तो कंस्ट्रक्शन साइट पर जो से हैं वो डिफरेंट किस्म के हेलमेट इस्तेमाल करते हैं। जो सा लेबर है वो येलो कलर का हेलमेट इस्तेमाल करता है। इसके अलावा जो सा इलेक्ट्रीशियन है वो ब्लू कलर का हेलमेट इस्तेमाल करता है। मैनेजर वाइट कलर का इस्तेमाल करते हैं। सुपरवाइज़र भी ज़्यादातर वाइट कलर का हेलमेट इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा गार्ड जो सी हैं वो पिंक कलर का हेलमेट इस्तेमाल करती हैं। जो सा वेल्डर हैं वो ब्राउन कलर का हेलमेट इस्तेमाल करते हैं। फायर फाइटर जो उनसे होते हैं वो रेड कलर का हेलमेट इस्तेमाल करते हैं। और उनकी आप अगर वर्दी भी देखेंगे तो वो रेड कलर की वर्दी भी इस्तेमाल करते हैं। तो
वहाँ पे सेफ्टी को काफ़ी अहमियत दी जाती है। इसके लिए बाकायदा सेफ्टी ऑफिसर होता है और उससे ऊपर का अमला भी होता है जो सेफ्टी ऑफिसर की भी को भी ओवरसी करता है और जो उनसे दूसरे लेबर्स हैं उनको भी ओवरसी करते हैं। और इंजीनियर वगैरह जो उनसे आते हैं वो वाइट हेलमेट में होते हैं। ये इसलिए होता है कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे आग लग जाती है, ये जो सी टनल है इसमें फॉर एग्ज़ाम्पल आग लग गई है तो ये कंस्ट्रक्शन साइट है, आप एज्यूम कर लें कि ये कंस्ट्रक्शन साइट है और यहाँ पे ये टनल है। तो अगर यहाँ पे आग लग जाती है तो जब यहाँ पे आग लगेगी तो अब जो उनसे इर्द गिर्द लोग घूम रहे हैं, स्टाफ घूम रहा है, उसे ज़रूरत है फायर फाइटर की वो आके जल्दी जल्दी आग बुझाए। अब वो इधर उधर देखेगा, किसी ने हेलमेट नहीं पहनता होगा, उसे क्या पता कि फायर फाइटर कौन है, क्योंकि वो कंस्ट्रक्शन साइट जो उनकी होती हैं काफ़ी बड़ी होती हैं। तो वहाँ पे फायर फाइटर को ढूंढना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन अगर उसने रेड हेलमेट पहना होगा तो दूर से ही जो सा लेबर है, स्टाफ है, वो वहाँ से देखेगा कि ये फायर फाइटर घूम रहा है, दौड़ के उसके पास जाएगा, उसे बताएगा जी आग लग गया, तो वो आके आग को बुझाएगा। तो आग बुझाने के लिए पाइप का यूज़ करते हैं, तो हर जगह पे एक लगा होता है पाइप, तो कपड़े का पाइप होता है उसका यूज़ किया जाता है और आग को बुझाया जाता है। और इसके अलावा बहुत सारे फायर एक्सटिंग्विशर्स भी यूज़ होते हैं जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड फायर एक्सटिंग्विशर और सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला डीसीपी फायर एक्सटिंग्विशर है। यह 3 आगों के लिए यूज़ होता है, जिसमें सबसे पहले सॉलिड आग, लिक्विड आग यानी कि पेट्रोल से अगर आग लग जाती है उसके लिए भी यूज़ होता है। इसके अलावा अगर पेट्रोल पे आप पानी छिड़केंगे तो आग और ज़्यादा बढ़ती है, तो इसके लिए डीसीपी फायर एक्सटिंग्विशर जो पाउडर की फॉर्म में होता है या कार्बन डाइऑक्साइड फायर एक्सटिंग्विशर होता है। लकड़ी को आग लग गई, पेट्रोल से आग लग गई, रबड़ से आग लग गई, तो ये तकरीबन 3 आगों के लिए, 3 किस्म की आगों के लिए ये फायर एक्सटिंग्विशर होता है। तो आप इसकी मदद से जो सी आग है उसको बुझा सकते हैं। तो ये डीसीपी फायर एक्सटिंग्विशर कहलाता है, ड्राई केमिकल पाउडर फायर एक्सटिंग्विशर। इसके अलावा किचन के लिए भी फायर एक्सटिंग्विशर होता है, वो टाइप के का होता है। और भी बहुत सारे 1-2 किस्म के फायर एक्सटिंग्विशर होते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो फायर एक्सटिंग्विशर यूज़ होता है वो डीसीपी फायर एक्सटिंग्विशर यूज़ होता है, जिसको ड्राई केमिकल पाउडर कहा जाता है। तो ये था जी हमारा ड्राई केमिकल पाउडर पे। तो इसके बाद अगर बात करें डीसीपी फायर एक्सटिंग्विशर, ठीक हो गया। फिर सेफ्टी का अमला वहाँ पे घूम रहा होता है, तो वो भी इस चीज़ की निगरानी करता है। तो चलिए आगे चलते हैं जी, टनल को अलविदा कहते हैं और आगे की तरफ चलते हैं, देखते हैं किस किस्म के नज़ारे हैं। जैसे ही आप बाहर आते हैं तो ये रेत का ढेर आपको देखने को मिलता है जी। टनल से बाहर आते हैं, यहाँ से पीछे टनल का व्यू देखिए कैसा लगता है। ये देखिए जी सारी हरियाली है, सावन का मौसम चल रहा है, हर तरफ हरियाली हरियाली आपको देखने को मिलेगी। तो मैं मशरूम तलाश कर रहा था, तो अभी तक मुझे मशरूम्स वगैरह तो नहीं मिली, लेकिन व्लॉगिंग मैं कर रहा हूँ, आपको दिखा रहा हूँ। अच्छा, ये जो सा रास्ता है ना, ये जाता है 3 मीला रोड को, यहाँ से 3 मीला रोड को, और यहाँ से डायरेक्ट अटक को जाता है, और आगे से भी रोड को निकल जाता है 3 मीला रोड को, लेकिन अटक को भी जाता है, कामरा रोड को जाता है, फिर वहाँ से आगे हज़रों हटियाँ हर जगह। तो ये देखिए जी, यहाँ भी घनी छाँव है, यहाँ भी शायद कौवों के घोंसले हों। तो मुझे थोड़ी एहतियात करनी है। यहाँ पे मुझे कुछ बोतलें मिली हैं जी, ये आई थिंक किस चीज़ की बोतलें हैं जी, फार्मिक जड़ी बूटी मार जहर। ये देखिए जी, ये जड़ी बूटी मार जहर की बोतल है, ये देखिए, इसके ऊपर आप पढ़ सकते हैं जड़ी बूटी मार जहर का इस्तेमाल कैसे किया जाता है। कुछ हदायत लिखी, ये है जी कलंदर,
जड़ी बूटी जहर। ये भी जड़ी बूटी जहर का पौधा है जी। यहाँ पे इनको जड़ी बूटियाँ जो सी हैं उनको जहर दिया जाता है। उनकी जहर के लिए स्पेशल किस्म के जहर तैयार किए गए हैं जो कि सिर्फ जड़ी बूटियों को ही किल करते हैं। मेरे पीछे कोई चाचा जा रहा है बाइक पर, ये देख सकते हैं, जानवरों के लिए चारा लेके जा रहा है। तो ये है चाचा, पता नहीं कहाँ जा रहे। तो ये इलाका है जी, लकड़ियाँ लेके जा रहे हैं जी चाचू जी। और यहाँ पे आप आबादी देख सकते हैं बहुत कम है, स्लम्स हैं, कच्ची आबादियाँ यहाँ पे। और घर जो से हैं एक दूसरे से बहुत दूर दूर हैं, डिस्टेंस जो से इनका है काफ़ी दूर है। और ये सफ़ेदों की घनी छाँव है जी, काफ़ी ठंडी है। शहतूत का मुकाबला तो नहीं कर सकती लेकिन फिर भी ये काफ़ी ठंडी है ये छाँव। वो देखिए चाचे का मोटरसाइकिल रेत में धंस रहा है, बड़ी डिफ़िकल्टी से जा रहे हैं चाचू जी, बड़ी मुश्किल से। चलिए आपको जहर दिखाता हूँ, किस किस्म का जहर यहाँ पे यूज़ किया जाता है जड़ी बूटियों को किल करने के लिए। चलिए यहाँ बैठते हैं और इस जहर का पोस्टमार्टम करते हैं। हैव अ सीट। अच्छा, फार्मिक, ये देखिए ये बोतल है मेरे पास, 2 बोतलें हैं। सबसे पहले इसका मुआयना करते हैं, मैं आपको बताता हूँ। फार्मिक इसका नाम है, फार्मिक 10.8% EC, ख़तरा लिखा हुआ है जी, ख़तरा है। ये जड़ी बूटी मार जहर है, ये सिर्फ ज़रूरी इस्तेमाल के लिए है। अगर दूसरे इस्तेमाल के लिए आप यूज़ करेंगे तो ये काफ़ी ख़तरनाक है, ख़तरा है, जहर कदरे ख़तरनाक है। मौसर अज्जा हेलोकिसिफोप पी मिथाइल 10.8% बलिहाज हजम, 11.61% बलिहाज वज़न। इसके अलावा दीगर अज़ा 100% तक। फिर जी इंतबा, ये जहर है, इसे एहतियात से महफूज जगह पर रखें, तमाम जहरें बच्चों की पहुंच से दूर रखें। अब हदायत क्या दी गई हैं जी, हदायत दी गई हैं। इस्तेमाल से पहले लेबल ज़रूर पढ़ें। ऐसी स्प्रे मशीन जिसमें जड़ी बूटियाँ मारने वाली जहरें स्प्रे की गई हों उनसे कीड़े मार जहरें स्प्रे ना करें। हवा के मुखालिफ सिमत हर गिज़ स्प्रे ना करें ताकि आप जहर से महफूज रहें। जहर इस्तेमाल करते वक्त खाने पीने और तंबाकू नोशी से परहेज़ करें। जहर इस्तेमाल करते वक्त हिफाजती लिबास, रबड़ के जूते, ऐनक, मास्क और दस्ताने ज़रूर पहनें ताकि आपकी आँखें और जल्द महफूज रहें। जहर के ज़रात स्प्रे की फुहार को सांस के ज़रिए मुंह और नाक में ना जाने दें। स्प्रे के फ़ौरन बाद नहाएं, कपड़े तब्दील करें और इनको अलग धोएं। खाली पेट पैकेट बोतल को आबादी से दूर ज़मीन में गहरा दबा दें। किसी और मकसद के लिए हरगिज़ इस्तेमाल ना करें। इब्तदाई तिबी इमदाद, जहर आंखों में पड़ जाने या जिस्म का कोई हिस्सा जहर आलूद होने की सूरत में पानी की वाफर मकदार से 15 से 20 मिनट तक अच्छी तरह धोएं। अगर जहर निज़ाबिन तरफ़ुस में चला जाए तो मरीज़ को खुली हवादार जगह पर मुंतकिल कर दें और डॉक्टर से रब्ता करें। अगर जहर पेट में चला जाए और मरीज़ होश में हो तो हलक में उंगली डालकर क्या करवाएं। हर सूरत में डॉक्टर से रजू करें। तरियाक, इस जहर का तरियाक क्या है जी, कोई मखसूस तरियाक नहीं, अलामात के मुताबिक इलाज करें। जहर के असर की सूरत में फ़ौरन डॉक्टर से रजू करें। स्टोरेज, ठंडी और खुश जगह पर रखें। बच्चों और पालतू जानवरों से दूर रखें। सील पैक को कम से कम 2 साल तक स्टोर किया जा सकता है। गारंटी, प्रोडक्ट के गलत इस्तेमाल या गलत स्टोरेज की वजह से मुमकिन नुकसानात की कमी की कंपनी ज़िम्मेदार ना होगी। प्रोडक्ट के असल और सील बंद पैकिंग में म्यारी होने की ज़मानत है। रजिस्ट्रेशन नंबर है PAK/APO/6812010। Imported, manufactured, formulation and packed by Kanzo AG 9 Industrial Estate Phase 2 मुल्तान। अच्छा, ये इम्पोर्ट किया गया है जी जहर। टेक्निकल मैन्युफैक्चरर हेलोक्सीफोप पी मेथाइल TCMS कंपनी लिमिटेड है। नंबर 1111 चंगन रोड, जम्मू चाइना। शायद चाइना से ये इम्पोर्ट किया गया है जी। डिस्ट्रीब्यूटेड बाय
कोम्बार्गो प्राइवेट लिमिटेड इंडस्ट्रियल शेयर 2 मुल्तान, और यहाँ से डिस्ट्रीब्यूट किया गया पाकिस्तान में, मुल्तान से डिस्ट्रीब्यूट किया गया जी। अच्छा, फार्मिंग की क्या इन्फॉर्मेशन देते हैं कि एक नया प्रोडक्ट जो कि चौड़े पत्तों वाली फसलों में तकरीबन तमाम अहम घास नुमा जड़ी बूटियों का खात्मा करता है। ये जड़ी बूटियों में अमाइनो एसिड बनने की अमल में रुकावट डालकर उनका खात्मा करता है। सिफारिशात बराए इस्तेमाल: फसल नुकसानदेह जड़ी बूटियाँ मकदार फ़ी एकड़: कपास, बैंगन, घास नुमा जड़ी बूटियाँ 350 मिलीलीटर pH 1 इस्तेमाल और बर्दाश्त के दरमियान वक्फा 123 दिन। स्प्रे के कम से कम 12 घंटे बाद खेत में दाखिल हों। स्प्रे करने के बाद 12 घंटे बाद आपने खेत में दाखिल होना, उससे पहले होंगे तो आपको ज़हर नुकसान दे सकता है। इस्तेमाल की शरह क्या है? एक दफ़ा सिर्फ इसको इस्तेमाल करना है। सबसे पहले कैलिब्रेशन के ज़रिए फ़ी एकड़ पानी का तयन करें। इस तरीक़ा के बाद स्प्रे टैंक को आधा पानी से भर लें। अब इसमें फार्मिक की मौजूदा मकदार डालें। स्प्रे इस्तेमाल: टैंक को पूरा पानी से भर लें और छड़ी की मदद से हिलाएं। स्प्रे के लिए हर्बिसाइड नोज़ल इस्तेमाल करें। कलंदर, अब बात आते हैं जी कलंदर पे। ये क्या चीज़ है? बायोस्टिमुलेंट, एक्टिव इंग्रेडिएंट्स कॉम्प्लेक्स ब्लेंड ऑफ प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर 10%। इन दवा एहतियात से महफूज जगह पर रखें, बच्चों की पहुंच से दूर रखें, सिर्फ ज़रूरी इस्तेमाल के लिए है। कलंदर बायोस्टिमुलेंट मुताबकत: कलंदर ज़्यादातर ज़रूरी अद्वियात से मुताबकत रखता है, ताहम कुछ कापर और एलुमिनियम वाले अद्वियात के साथ ना मिलाएं। एहतियातन कलंदर को इस्तेमाल से पहले जार टेस्ट कर लिया जाए। हमेशा कलंदर को स्प्रे टैंक में सबसे आखिर में डाल लें। एहतियाती तदबीर सिर्फ ज़रूरी इस्तेमाल के लिए, बच्चों की पहुंच से दूर रखें। स्टोरेज ठंडी और खुश जगह पर रखें, बच्चों और पालतू जानवर से दूर रखें। इसे कम से कम 2 साल तक स्टोर किया जा सकता है अगर बोतल पर असल सील मौजूद हो। वारंटी: प्रोडक्ट के गलत इस्तेमाल या गलत स्टोरेज से मुमकिन नुकसान की कंपनी ज़िम्मेदार ना होगी। प्रोडक्ट के सिर्फ असल और सील बंद पैकिंग में मेयार होने की ज़मानत देते हैं। नेट वॉल्यूम है जो 500 ml है जी। मैन्युफैक्चर पैक डिस्ट्रीब्यूटेड बाय MS एग्रेरियन क्रॉप साइंस, हेड ऑफिस स्ट्रीट 21 हयाताबाद, चिचावतनी, डिस्ट्रिक्ट साहिवाल। फैक्ट्री एड्रेस एड गाज़ियाबाद बुरेवाला, चिचावतनी रोड, डिस्ट्रिक्ट साहिवाल। अच्छा, ये साहिवाल में इसको तैयार किया जाता है जी। ये बोतल है जहर की, जो कि मूंगफली वगैरह की काश्त में इस्तेमाल किया जाता है जी। तो ये जहर है जी, जो कि मूंगफली वगैरह की काश्त में इस्तेमाल किया जाता है। तो ये मेरे पीछे एक भाई जान है, तो गर्मी काफ़ी है जी यहाँ, तो ठंड महसूस हुई थी, तो मैंने कहा चलो थोड़ा यहाँ पे रेस्ट कर लेते हैं। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ से किसी ने बकरियों के लिए घास वगैरह भी काटा है। अच्छा, अगर हम आगे चलते हैं तो आगे आपको काफ़ी सारी सोसाइटीज़ देखने को मिल जाती हैं, जिसमें वो सामने जो आप देख रहे हैं सोसाइटी, वो मैरिया इनकी जगह। तो सोसाइटी की तरफ सामने जाएंगे, काफ़ी दूर है, तो यहाँ ही मैं आपको मूंगफलियाँ दिखाता हूँ। कोई शख्स बाइक पे आ रहा है कि यहाँ से। टनल के सामने रेत अब देख सकते हैं। चलें, जिस रास्ते से भाई गया है हम भी उसी रास्ते से आगे अगर जाएं तो आगे हमें कुछ इतना ख़ास देखने को नहीं मिलता। फिलहाल यहाँ रुकते हैं। तो अब तो मेरा दिल है कि वापस चलूँ, क्योंकि यहाँ इतना कुछ नहीं है। ये देखिए,
ये सारे खेत हैं जी मूंगफली के।